नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिरा। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से कर रहे हैं। खबर यह है, अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग बंद होने जा रही है। अपने दावों से भारतीय शेयर बाजार और सियासत में भूचाल लाने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होगी। इसका ऐलान कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने किया है। उन्होंने ये जानकारी एक भावुक पोस्ट के जरिए दी है। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होगी और इसका जो ऐलान है वो कर दिया गया है। जानकारी साझा की है कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने और भावुक पोस्ट किया है और पोस्ट के माध्यम से जानकारी साझा की गई है कि हिंडनबर्ग जो कंपनी है वो बंद होने जा रही है। अपने दावों से भारतीय शेयर बाजार और सियासत में भूचाल लाने वाली ये कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च अब बंद हो जाएगी। इसको लेकर जानकारी कंपनी के फाउंडर की ओर से ही साझा की गई है एक पोस्ट के माध्यम से। कंपनी के फाउंडर हैं नाथन एंडरसन। उन्होंने पोस्ट किया है और उन्होंने भावुक अंदाज में ये जानकारी साझा की। मैं इसे अपनी जिंदगी का सिर्फ एक चैप्टर मानता हूं, ये कहा गया है उनकी ओर से। और हिंडनबर्ग जो रिसर्च कंपनी है वो बंद होने जा रही है, इसका ऐलान किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन का बयान आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का फैसला किया है। जिन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था वो पूरे हो गए हैं और अभी बंद करने की कोई खास वजह नहीं है। इस बात का भी जिक्र किया गया है। मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी को बंद करने का फैसला लिया है और जिन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था वो पूरे हो गए हैं। अभी बंद करने की कोई एक खास वजह नहीं है, ना किसी तरह की कोई धमकी है, ना खराब स्वास्थ्य है और ना ही कोई बड़ा निजी कारण है। हिंडनबर्ग मेरी जिंदगी को परिभाषित नहीं करता। मैं इसे अपनी जिंदगी का सिर्फ एक चैप्टर मानता हूँ, एक हिस्सा मानता हूँ। ये उनकी ओर से जो पोस्ट किया गया है और उनमें जिन बातों का जिक्र किया गया है वो आपको हम बता रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के फाउंडर हैं नाथन एंडरसन। उनका ये बयान पोस्ट के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी साझा की है। मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का फैसला लिया और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था वो सारे काम पूरे हो गए हैं। कोई एक खास वजह नहीं है कंपनी के बंद होने के पीछे। और उन्होंने ये भी कहा कि ना ही कोई धमकी है, ना ही खराब स्वास्थ्य कारण है और ना ही कोई बड़ा निजी कारण है इसके पीछे। हिंडनबर्ग मेरी जिंदगी को परिभाषित नहीं करता है, बल्कि मैं इसे अपनी जिंदगी का सिर्फ एक चैप्टर मानता हूँ। इस बात का जिक्र किया गया है। तमाम जो दावे किए गए भारत को लेकर के शेयर बाजार में, उसके बाद जिस तरीके से भूचाल आया, शेयर बाजार के साथ साथ भारत की सियासत में जिस तरीके से उबाल आया, उसके बाद अब ये बड़ी जानकारी हिंडनबर्ग को लेकर के सामने आ रही है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद होने वाली है। अब दूसरी बड़ी खबर यह है कि करीब 1.5 साल बाद इजराइल और हमास का युद्ध खत्म होने वाला है। अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता से युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। युद्ध विराम 3 चरणों में लागू होगा। पहला चरण जो है 6 हफ्ते का सीज फायर होगा। उसी दौरान आगे के चरणों के लिए बातचीत होगी। युद्ध विराम के समझौते पर अभी इजराइल की कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है और इस युद्ध में 46,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। युद्ध विराम के समझौते की बात सामने आने के बाद गजा और इजराइल के शहर तेल अवीव में जश्न का माहौल है। लोग जश्न मना रहे हैं। अमेरिका, मिस्र और कतर ने मध्यस्थता की, जिसके बाद 1.5 साल के बाद अब इजराइल और हमास के बीच में चल रहा जो युद्ध है वो खत्म होने की ओर आगे बढ़ रहा है। सीज फायर पर सहमति बन गई है। الاتفاق فإن المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يوما ستشهد وقفا لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان للتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج. كما تتضمن المرحلة الأولى أيضا تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية। तो हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर पर सहमति बन गई है और सीज फायर के 3 फेज होंगे, 3 चरण होंगे। पहले फेज में 6 हफ्ते का शुरुआती संघर्ष विराम होगा और इस दौरान हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा। सीज फायर का पहला फेज जो होगा और शर्तें, एक बंधक के बदले इजराइल 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा।
और देखिए, एक बंधक के बदले इजराइल 30 फिलिस्तीनी रिहा करेगा। जो शर्तें रखी गई हैं, हमास पहले महिला और युवा बंधकों को छोड़ेगा। ये 6 हफ्ते में जो पहला सीज फायर का फेज चलेगा। एक सैनिक के बदले इजराइल 50 फिलिस्तीन रिहा करेगा, ये कहा जा रहा है, जो शर्तें बताई जा रही हैं। साथ ही गजा में हर दिन राहत सामग्री के 600 ट्रक आएंगे, ये भी शर्त रखी गई है। 22 जनवरी को उत्तरी गजा में लोग लौटने लगेंगे। 22 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। नेत्जारिम फिलाडेल्फी से इजराइल धीरे धीरे अपने सैनिकों को पीछे हटाएगा, इजराइल पीछे हटेगा। तो जो शर्तें इजराइल की ओर से भी रखी गई हमास के सामने और हमास की तरफ से भी इजराइल के सामने रखी गई, उन तमाम शर्तों पर सहमति बनी और अब सीज फायर के लिए दोनों ही राजी हो गए। लेकिन सीज फायर के फेज 2 के लिए फेज 1 के 16वें दिन से वार्ता की शुरुआत होगी। फेज 2 में सभी बंधकों की रिहाई हो जाएगी और इजरायली सेना पीछे हट जाएंगे। इसके बाद फेज 3 में सभी शवों की वापसी की जाएगी और इजिप्ट, कतर और यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में गजा में पुनर्निर्माण का जो काम है उसको शुरू किया जाएगा। ये फेज 3 की हम बात आपको बता रहे हैं। सभी शवों की वापसी होगी फेज 3 में और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि इजिप्ट, कतर और यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में गजा में जो क्षति हुई है उस पर पुनर्निर्माण का जो काम है वो शुरू होगा। देखिए, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास ने इजराइल में हमला किया और फिर इजराइल ने बदला लेना उसके बाद शुरू किया। 46,000 से ज्यादा मौत के बाद अब जाकर सीज फायर पर सहमति बनी है। 7 अक्टूबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई। 46,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं गजा में और सीज फायर पर सहमति बनी 15 जनवरी 2025 को। जो घायल हुए हैं उनकी संख्या भी 1,09,000 से ज्यादा है। इस युद्ध में गजा में भारी तबाही हुई, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए, लाखों लोग बेघर हुए और इसकी शुरुआत हमास के इजराइल पर अटैक से हुई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाके दक्षिणी इजराइल पर अटैक करते हैं और उसके बाद ये जो युद्ध है वो आगे बढ़ता गया। इजराइल की ओर से भी बदला लेना शुरू किया गया और 15 जनवरी की तारीख 2025 जब सीज फायर पर सहमति बन गई है। इजराइल हमास में युद्ध विराम के समझौते पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुशी जाहिर की है। बाइडेन ने कहा है कि जैसा हमने सोचा था ठीक वैसा हुआ। अमेरिका ने हमास को कमजोर करने में इजराइल की मदद की, जिसके बाद समझौते के हालात बने। बाइडेन की ओर से कहा गया है और बाइडेन ने यह भी कहा कि अब अमेरिका में आने वाली सरकार इस समझौते को अमल में लाएगी। बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर भी बात की और बधाई दी। इस बात की खुशी जताई कि जल्द ही अमेरिका और इजराइल के लोग जो बंधक बनाए गए हैं उनकी रिहाई होगी। It's the exact framework of the deal I proposed back in May. Exact. And we got the world to endorse it. Secondly, it's America's support for Israel that helped them badly weaken Hamas and its backers and create the conditions for this deal. And thirdly, I knew this deal would have to be implemented by the next team, so I told my team to coordinate closely with the incoming team to make sure we're all speaking with the same voice, because that's what American presidents do. Who takes credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Oh, thank you. अब दिलचस्प यह है कि युद्ध विराम में बड़ी भूमिका किसकी रही, जो बाइडेन की या डोनाल्ड ट्रंप की। इसको लेकर भी दोनों में होड़ मची हुई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर हमारी ऐतिहासिक जीत है, जीत का नतीजा है। ट्रंप ने यह कहा, हमारी सरकार शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बंधक बनाए गए अमेरिकी घर लौटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया गया और इस बात का जिक्र किया गया है। अब दोनों में होड़ किस तरीके से मची हुई है, एक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप और एक जो अभी मौजूदा वक्त में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, दोनों की ओर से ही सीज फायर का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। पहले जो बाइडेन ने कहा कि ये हमारी जीत है, लेकिन अब ट्रंप की ओर से कहा गया कि ये सीज फायर हमारी ऐतिहासिक जीत का नतीजा है। अब आगे बढ़ते हुए बात अपने देश में सियासी घमासान की, जो छिड़ा के राहुल गांधी के एक बयान से।
राहुल गांधी क्या बोले, कहां बोले और क्यों बोले, उनके बयान को देश विरोधी क्यों बताया जा रहा है, निशाना उन पर क्यों साधा जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. अब ऐसा तो कह नहीं सकते कि राहुल की अंग्रेजी कमजोर है और उन्हें स्टेट और गवर्नमेंट का फर्क नहीं पता। तो सवाल ये कि पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच राहुल ने जो कुछ कहा, क्या वाकई में सोच समझकर दिया गया बयान है? Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. इंडियन स्टेट मतलब भारत, मतलब हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाएं। तो क्या राहुल गांधी भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बोलते बोलते राहुल ने हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई की बात कह दी है और बीजेपी को ये कहने का मौका दे दिया है कि राहुल के बारे में जो पार्टी कहती रही है, सोचती रही है, वो सही है। राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं, उनके साथ मंच साझा करते हैं। मैं कह दूं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं, गैर जिम्मेदाराना है। अब पिछले महीने संसद का जब सत्र चल रहा था, तब बीजेपी के नेता राहुल के क्रियाकलाप को देश विरोधी बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की। बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। तो दिल्ली के सियासी दंगल में आज भी दिग्गजों के नामांकन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन नामांकन के साथ साथ दिल्ली में जूते पर पॉलिटिक्स भी लगातार हाई है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने महिलाओं को जूते पहनाए तो उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ठंड के मौसम में कई महिलाएं कुर्सी पर विराजमान हैं। उनके पैरों में चप्पल है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा एक एक कर इन महिलाओं को अपने हाथों से जूता पहना रहे हैं। वहां मौजूद भीड़ प्रवेश वर्मा की जयकारे लगा रही है। जूतों से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया, जिसमें गाड़ी से जूतों की पेटी निकाली जा रही है। महिलाओं ने हाथों में नए नए जूते पकड़े हुए हैं। प्रवेश वर्मा हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और बाकी बची हुई महिलाओं को जूते पहनाने लगते हैं। ये तस्वीरें नई दिल्ली विधानसभा के वाल्मीकि मंदिर की हैं, जहां आज नामांकन से पहले प्रवेश वर्मा ने माथा टेका और यहीं उन्होंने महिलाओं को जूते पहनाए। थोड़ी देर बाद प्रवेश वर्मा के प्रतिद्वंदी अरविंद केजरीवाल भी वाल्मीकि मंदिर पहुंचे और जूते वाले सवाल पर प्रतिक्रिया दी। उनको लगता है एक जूते से वो दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। क्या दिल्ली के लोग एक जूते की जोड़ी से खरीदे जा सकते हैं? ये तो दिल्ली के लोगों का अपमान है। अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर ज्यादा बोलने से परहेज किया, लेकिन प्रवेश वर्मा मानो पहले से जवाब के साथ तैयार थे। अगर कोई पानी मांगेगा, अगर मैं पानी भी दूंगा, उस पर भी अरविंद केजरीवाल सवाल उठाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बता रहे हैं। नहीं, मैंने कोई जूते खरीदे नहीं है। जूते मेरी गाड़ी में रखे हुए और वो पहले से ही रखे रहते हैं। जब भी मेरे को रास्ते में कोई महिला, कोई गरीब आदमी, कोई भिखारी, कोई ऐसा दिखता है, उसको कपड़े देना, जूते देना, ये मैं हमेशा कई सालों से करता आया हूँ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।